हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कर्मभूमि के बारे में। इस उपन्यास को किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है। तो कर्मभूमि उपन्यास जो है, ये उपन्यास जितने भी एग्ज़ाम्स मतलब होते हैं हिंदी लिटरेचर के, सारे एग्ज़ाम्स में ये कर्मभूमि उपन्यास को रखा जाता है। लगभग सारे एग्ज़ाम्स में होते हैं। तो जो भी आप नेट के लिए पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो इस उपन्यास को अच्छे से पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। खास करके उड़ीसा बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कर्मभूमि में जो डिटेल में होता है, जो भी पॉइंट्स वगैरह, उनसे रिलेटेड बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस उपन्यास को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो उन सब क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए हम उपन्यास को शुरू करते हैं। तो पहले कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जी का जन्म कब हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लम्भी नामक गांव में हुआ था 31 जुलाई 1980। और उनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था, जो बाद में नवाब राय और प्रेमचंद के नाम से भी जाने गए। उनके माता का नाम था आनंदी देवी तथा पिता का नाम क्या था? मुंशी अजय बराय। तो ये तो हमने जान लिया, मतलब शॉर्ट में थोड़ा, कि उनका जन्म कब हुआ, उनका माता पिता का नाम क्या है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी कि क्या है, कैसा है उपन्यास के, किस तरह का है। ये बस पॉइंट्स होते हैं जो कि एमसीक्यूज आते हैं उड़ीसा बोर्ड में। एलटीआर वगैरह जो एग्ज़ाम होता है, आरएसटी या ओएसटीटी। तो कर्मभूमि 1932 में प्रकाशन, उनका जो वर्ष है 1932, 1932। नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये भी जानना आवश्यक होता है। तो हाँ, कर्मभूमि पढ़ने से पहले मैं जो मुख्य पात्र जो है उनका नाम थोड़ा मैं बता देती हूँ। कर्मभूमि में लाला समरकांत, अमरकांत, सुखदा, और क्या है उनमें, शकीना, सलीम, डॉक्टर शांति कुमार, रेणुका देवी, मुन्नी, विकारीन आदि बहुत सारे मतलब वहाँ पे पात्र हैं। लेकिन ये मुख्य पात्र है और उन इनसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर आते हैं तो पात्र से रिलेटेड। तो चलिए हम उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद माल गुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है। उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस ना दाखिल हो रोज कुछ ना कुछ जुर्माना रोज कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगनी कर दी जाती है, और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस ना दी तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस ना दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वो किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो, नहीं तो दुगनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। तो हमें इस मतलब ये जो पॉइंट है इसमें हमें ये चीज़ जानने को पड़ता है कि काशी के क्वींस कॉलेज की घटना ये मतलब यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें आगे हम पढ़ेंगे कि अमरकांत वहाँ पे पढ़ता था और उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मतलब ये याद रखना होगा कि 7वीं तारीख और 21वीं तारीख, मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 7वीं तारीख को फीस ना दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी। मतलब अगर आप 7 तारीख को फीस ना दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी। ठीक है। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है, पर हमारे शिक्षालयों में
नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहीं स्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। किस लॉ का? मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दयी, उससे 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 कहीं कठोर, कहीं निर्दयी। देर में आइए तो जुर्माना, ना आइए तो जुर्माना, सबको ना याद हो तो जुर्माना, किताबें ना खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। यहाँ पे ये बताया गया है कि उसी कॉलेज मतलब उन सब जैसे कॉलेजों में जो छात्र पढ़ते थे, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो भी वहाँ से क्या सीखते थे। मतलब ऐसा होता था कि हाँ, हमारा खून चूसा जा रहा है तो हम भी आगे और किसी का खून चूसेंगे, वो हिसाब बराबर करेंगे। इसीलिए करप्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों के मेजों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाज़ें आ रही है। सराफे भी रुपए की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है वो अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना है, याद रखना। इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए? 40 रुपये देने पड़ते हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा। 20वें लड़के का नाम क्या था? अमरकांत। ठीक है, अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में से था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में ना आया तो दुगनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है? दूसरा लड़का चले, गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर जाकर देखूं? अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुला कर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ। कसम ले लीजिए जो अहाते के बाहर जाऊं। ये इस कक्षा के संपन्न लड़कों में से था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज, हाजिरी देकर गायब हो जाता। तो शाम की खबर लाना। हर महीने फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा छरहरा शौकीन युवक, जिसके प्राण खेल में बसते थे, नाम था मोहम्मद सलीम। उनका जो भी आकार, रंग, जो भी अपने अवस्था के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उनका नाम क्या था? मोहम्मद सलीम, जो कि अमरकांत के मित्र थे। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तजुर्मा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था, अमरकांत उसके गजलों बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का ये एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता ना था। जरा और आगे बढ़े तो देखो, वो एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा करो, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया?
अचकन की दामन, ठीक है, ये याद रखना। सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थी। वो अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग, अभी हम देखेंगे अमरकांत का मतलब कैसा रूप रंग कैसा था। अमरकांत सांवले रंग का, याद रखना सलीम गोरा था, ठीक है, छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी मसे भी ना भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता वेदनामय दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी, अंकित हो रही थी मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी ऐसी मनस्विता थी कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं और कौन रोता है? सच बताओ क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आई। लाख यत्न करने पर भी आंसू ना रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों ना कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो। कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी ये गैरियत। चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो। वो तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मान ना जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वो तो खैरियत हो गई, मैं रुपया लेता आया था, नहीं तो खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गजल कही है, पेट सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई, खैर है आज ये क्या आद आई। अमरकांत का व्यथित चित्त इस समय गजल सुनने को तैयार ना था, पर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है। मैं तुम्हारी जवान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, वही तो खास बात है भाई साहब, लफ्जों की झंकार का नाम गजल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरी सीने में एक हुक उठी, फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की। लाजवाब चीज़ है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा। उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में चे दे लेते हो, आओ पान खाते चले। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लोगे, और जो पूछे अब तो कहाँ थे, कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे ना कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले तो अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ भी निकाली, कभी भूल कर भी इसका जिक्र ना करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है? मुझे तो याद नहीं। अजीब, वही पश्चिमी सभ्यता है। तो मुझे दो चार बाइट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ कहूँगा क्या? बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराइयां हम सब जानते ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। एक तो ये तालीम ही है, जहाँ देखो वही दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक बाइट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊँगा। तो ये था हमारा पहला भाग। इसमें क्या होता है ना, पहले हम देखते हैं कि उपन्यास का आरंभ होता है। पहले हमें याद रखना होगा कि जो लेखक है उनके बारे में सब कुछ याद रखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं लोकेशन कहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे काशी, क्वींस कॉलेज, ठीक है। 7 तारीख जुर्माना, 21 तारीख, ये सब डेट्स वगैरह याद रखने होंगे। 40 रुपये। सलीम उसका दोस्त था, वो मुसलमान था, उसका रंग गोरा था। ये है अमरकांत, अवस्था 20 की है, उसका उम्र है
अ, 20 अवस्था 20, लेकिन वो 14-15-16 साल का लगता था, मतलब किशोर किशोर अवस्था में मतलब लगता था, मतलब दुबला-पतला लड़का था और रंग सांवला था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि वो फ़ीस नहीं दे पाता है, इसीलिए वो कॉलेज से बाहर चला जाता है। उसके बाद सलीम जाकर उसको बुला के लाता है और उसका फ़ीस सलीम देता है, ठीक है? पंडित जी कौन है? उनके जो मतलब मास्टर, मतलब जो टीचर है वो पंडित जी हैं, ठीक है?